जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम लास्ट में बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसमें सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो 1938 से लेके और देश आज़ादी तक का जो अपना इतिहास है उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री में वो पहले आज से 4-5 साल पहले अगर आप देखेंगे तो आपके स्टार्टिंग के जो युद्ध होते थे वो मैच द फॉलोइंग उस तरह से वो पूछ देते थे, मिलान करवा लेते थे कि कौन सी संधि है, कौन सा युद्ध है, ये सब टाइप का क्वेश्चन आता था। पिछले कुछ सालों में अब जो 1900 के बाद के जो हमारे इतिहास है, 1901-2 से लेके मतलब जो 20वीं सदी का है उसका इतिहास ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। तो हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो है हरिपुर सेशन से लेके अगस्त ऑफर, जो अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव दिया था भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में। तो वहाँ तक हम लोग चीज़ों को समझेंगे और जहाँ पर भी बैकग्राउंड हो पाएगा पिछले इतिहास का 1927 या फिर 1925-20 वहाँ भी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। तो पहले इतना कंप्लीट करते हैं, यहाँ से लेके देश आज़ादी तक का जो भी अपना इतिहास का हिस्सा है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे 3-4 पार्ट में। और बाकी जो आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, एनसीएम है, असहयोग आंदोलन है, उसके आसपास का जो इतिहास है, क्रांतिकारी जो अपने वीर हुए हैं उनसे जुड़े हुए जो घटनाएं हैं वो सब आप लोग पढ़ते रहिएगा। वहाँ तक तो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन उसके बाद ये सब जो पोर्शन है वो छूट जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, हरिपुर और हरिपुरा और त्रिपुरी ये दो कांग्रेस के ऐसे सत्र रहे हैं, अधिवेशन हुए हैं जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें ये समझना है कि कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस जी हुए या फिर जवाहरलाल नेहरू जी हुए, ये दोनों ही लोग अपने बिल्कुल युवा समय से ही एक अलग तरह के जोशीले राजनीतिज्ञ या फिर आप कह दीजिए क्रांतिकारी हुए। तो ये दोनों ही लोग ऐसे थे जो हमेशा से ही चाहते थे कि भारत आज़ाद हो, अंग्रेज़ों से बिल्कुल आज़ादी मिले हमें। हम किसी भी तरह से कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब इनका ये था कि जैसे हम अंग्रेज़ों की कॉलोनी बन के नहीं रहना चाहते हैं कि हमारे जो हेड होंगे वो अंग्रेज़ हैं और हम उनके अंदर में रह के उनके अंतर्गत रह के सरकार को चला रहे हैं अपने हिसाब से, स्वायत्त सरकार या फिर ऑटोनॉमस गवर्नमेंट चला रहे हैं। इस तरह की इनकी सोच कभी नहीं थी। तो ये शुरू से ही आप इनकी बातों में देखेंगे तो ये लोग हमेशा से पक्ष धर रहे हैं कि देश आज़ाद होना चाहिए। तो इसी तरह की बात आपको देखने को मिलेगी जब मोतीलाल नेहरू जी की एक रिपोर्ट आई थी 1928 में। अब 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट कब आई थी, ये मतलब क्यों आई थी, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए 1927 में आप देखेंगे तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया। अब ये साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1919 कहते हैं, उसमें एक प्रावधान था कि जब 10 साल पूरे हो जाएंगे इस अधिनियम को आए हुए, यानी 1929 के आसपास, उससे पहले ही एक कमीशन का गठन किया जाएगा, एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि ये जो अधिनियम आया हुआ है 1919 वाला भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, ये काम किस तरह का कर रहा है। तो इसको देखने के लिए 10 साल के अंतर मतलब 10 साल के अंडर में एक कमीशन का गठन किया जाएगा। लेकिन उस समय जब सरकार चेंज होने वाली थी ब्रिटेन में, तब उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुए थे बाल्डविन, स्टैनले बाल्डविन नाम है उनका, स्टैनले बाल्डविन ने कहा कि अभी यही समय है एक कमीशन का गठन कर दिया जाए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत एक कमीशन का गठन करना था इसके कार्य योजना को लेके कि भारत में किस तरह से काम हो रहा है। तो उसी समय 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन को गठित किया गया। अगले साल 3 फरवरी 1928 का वो दिन था जब साइमन कमीशन के वो 7 लोग, जो पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स हैं, सातों के सातों लोग ब्रिटिशर्स हैं, इससे भारतीय काफ़ी नाराज हुए और कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में भी, जो मद्रास का सेशन हुआ था जिसमें एम ए अंसारी जी थे, अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, हर एक स्टेज पे विरोध करेंगे, जहाँ भी वो जाएगा उसका विरोध करेंगे। तो साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन ने कुछ बातें रखी अपनी तरफ से फाइनली रिपोर्ट में। और आपको एक चीज़ और, रिपोर्ट जाने के पहले एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। ये पिछले साल के यूपी पीसीएस सवाल में भी पूछा गया है।
तो एक तो ये फरवरी मार्च के आसपास 1928 में आए थे और फिर उसी साल अक्टूबर नवंबर में भी आए थे। तो 2 बार ये भारत आए थे साइमन कमीशन के लोग। इन्होंने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट दी उसमें बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको भविष्य में देंगे, ठीक है, उसकी एक रूपरेखा रखी, डोमिनियन स्टेटस की बात की। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो प्रांत हैं वो भाषा के आधार पे आप प्रोविंस बनाइए, प्रांत बनाइए, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की बात की। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पहले मुसलमानों को या फिर बाकी जो धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, इन लोगों को जो आप अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर रहे हैं, मतलब अलग से इनका चुनाव क्षेत्र होगा, इनकी अलग मतदाता सूची होगी, ये सब तैयार मत करिए, जॉइंट इलेक्टोरेट रखिए, एक साथ ही चुनाव कराइए और उसमें जो है रिजर्वेशन रख दीजिए कि उसमें मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े रहेंगे और वोट जो है वो कोई भी कर सकता है। तो इस तरीके की भी बात इन्होंने कही। अब जाहिर सी बात है कि जब डोमिनियन स्टेटस की बात हुई तो कांग्रेस में वो धड़ा, जिसे जैसे नए नए लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये लोग नाराज हो गए। ये बोले कि हमें अब डोमिनियन स्टेटस वगैरह ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप बिल्कुल ये बताइए कि कब अपना देश आज़ाद कर रहे हैं, हमारे भारत को कब आज़ादी दिला रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस ने उससे मना कर दिया अपनाने से। जब कांग्रेस ने मना कर दिया साइमन कमीशन की रिपोर्ट को अपनाने से, तब उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किनहेड, तो बर्किनहेड नाराज हो गए। बर्किनहेड ने चैलेंज दिया भारतीयों को कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप बेहतर तरीके से संविधान बना सकते हैं तो बनाइए, दिखाइए हमें बनाकर संविधान अपने हिसाब से। तो इस चैलेंज को भारतीयों ने स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू जी को जिम्मेदारी दी गई 1928 में कि आप संविधान बनाइए, एक अपना कमेटी बना लीजिए और उस कमेटी में जिनको शामिल करना चाहते हैं शामिल कर लीजिए। उस कमेटी में तेज बहादुर सप्रू जैसे लोग भी थे और सुभाष चंद्र बोस जी भी थे। उसमें बोला कि अब आप लोग अपना संविधान बनाइए भारतीयों के लिए, अगर आपको लगता है कि हम अंग्रेज आप भारतीयों के लिए संविधान नहीं बना सकते हैं तो। उसके बाद क्या होता है, जब कमेटी की रिपोर्ट आती है तो सुभाष चंद्र बोस जी को छोड़ के और उनके साथ 2-3 लोगों को छोड़ के सभी ने समर्थन किया कि डोमिनियन स्टेटस भारत को मिलना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी नाराज हो गए, उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए हमें, और उनके समर्थन में जवाहरलाल नेहरू जी भी साथ साथ रहते थे और उन्होंने बोला कि हमें अब पूर्ण स्वराज की तरफ भारत को आगे बढ़ाना है। तो इस बैकग्राउंड को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हरिपुर और त्रिपुरी का जो दोनों सत्र है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी। तो जाहिर सी बात है कि जब भी डोमिनियन स्टेटस की बात आएगी कांग्रेस के अंदर, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उसके विरोध में खड़े हुए नजर आएंगे और वो हमेशा पूर्ण स्वराज या फिर बलपूर्वक एक तरीके से अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की बात वो करेंगे। तो यहीं पर वो बात लिखी हुई है कि जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में सुभाष चंद्र बोस जी ने भी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया जिसमें डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, और इसके बजाय इन दोनों ही लोगों ने पूर्ण स्वतंत्रता, जिसे हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, उसका समर्थन किया था। इसके बाद क्या होगा, ये बर्कनहेड का ये हम लोगों ने ये बैकग्राउंड देख लिया पूरा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके आगे क्या होता है, हरिपुर का कांग्रेस सेशन होता है 1938 का। देखिए उस समय अधिवेशन में भी जब सुभाष चंद्र बोस जी ने बोलना शुरू किया था हरिपुरा में, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तब भी उन्होंने कहा था कि दुनिया में ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, हम द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दहलीज पर खड़े हैं। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने 1 साल पहले ये बात कही थी और 1939 में तो युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो उन्होंने शुरू से ही एक चीज़ के बड़े वो पक्ष में थे कि जैसे ही अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटेन है वो फ्रांस के साथ या लड़ाई में कहीं ना कहीं जूझेगा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो हमें जब भी मौका मिले भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या किसी भी तरह का आंदोलन हो, छेड़ देना चाहिए। और हमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में होंगे, हमें उतने तरीके से दबा नहीं पाएंगे क्योंकि लड़ने के लिए उन्हें सेना की ज़रूरत होगी और वो हमारे देश से ही लोगों को मांगेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी का विज़न बड़ा क्लियर था कि उसी समय हमें इसका फ़ायदा उठाना है और अंग्रेज़ों के खिलाफ हल्ला बोल शुरुआत कर देना है। तो हरिपुरा का जब सत्र शुरू होता है तो सुभाष चंद्र बोस जी निर्विरोध तरीके से वहाँ पर चुने जाते हैं उसके अध्यक्ष के रूप में। साथ ही साथ जब कांग्रेस में इनकी पावर बढ़ती है तो अक्टूबर के आसपास में 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन करते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का विजन बड़ा क्लियर था
कि देश अगर आने वाले कुछ समय में आज़ाद हो जाता है तो हमें अभी से ये भी प्लानिंग करना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि उस समय कैपिटलिज्म जो था, पूंजीवादी जो था, उसके तहत कुछ ही लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, इंडस्ट्री था, संसाधन थे। तो वो नहीं चाहते थे कि जब देश आज़ाद हो तो फिर नए लोग उसी तरीके से, कुछ ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं। तो जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, दोनों ही लोगों की सोच इसमें बड़ी एक जैसी थी कि हमेशा जो अर्थव्यवस्था हो वो सरकार के अंतर्गत हो, समाजवादी टाइप हो, कि लोगों का उसमें पकड़ हो, क्योंकि लोग सरकार को चुन रहे हैं। और अगर सरकारी कंपनियां और सरकार के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन और चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का कंट्रोल उस पर ज़्यादा होगा। कुछ लोगों का अगर होगा सब कुछ तो वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। सरकार के अंतर्गत अगर चीज़ें होंगी तो वो लोगों के हित में इस्तेमाल करेगी। तो इसी को देखते हुए नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। हरिपुरा सेशन जब बीत जाता है, अगले साल त्रिपुरी में, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में आपको एक देखने को मिलेगा, एक शहर है त्रिपुरी। अगर आप देखेंगे, अच्छा बताइएगा कि त्रिपुरी है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है या कहीं और है? हो सके तो आज के आसपास का कोई इंपॉर्टेंट जगह अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि त्रिपुरी जो उस समय सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, वो कहाँ पर है। तो त्रिपुरी में जब ये कांग्रेस का अधिवेशन होता है तब इसमें सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा से खड़े होते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी जब चुनाव लड़ते हैं अध्यक्षता के लिए, अध्यक्ष पद के लिए, तब गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया जी को अपनी तरफ से वहाँ पर कैंडिडेट बनाते हैं कि हमारी तरफ से जो उम्मीदवार होंगे, गांधी जी का कहना था कि हमारी तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो पट्टाभी सीतारमैया जी हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की इस बार के भी चुनाव में जो त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें सुभाष चंद्र बोस जी दोबारा से जीत जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं तो गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया जी की हार को अपनी पर्सनल हार करार देते हैं और इससे भी कांग्रेस में बड़ा असंतुष्टि देखने को मिलता है, असंतोष देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार किसी चुनाव में इस तरह से अपनी हार को स्वीकार किया। उसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी बैक टू बैक दूसरे साल भी अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के, तो उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी होती है। फिर वो क्या करते हैं कि अंग्रेज़ों को 6 महीने का समय देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, और बोलते हैं कि अगर 6 महीने में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ आप नहीं ले जाते हुए नजर आएंगे तो हम लोग कांग्रेस की तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर दी जाएगी। ये बात कांग्रेस में गांधी जी और कई सारे लीडर्स को रास नहीं आता है। गांधी जी बोलते हैं कि आज से 5 साल पहले आप जाइए। देखिए 1932-33 में आपको याद होगा जब आप गोल में सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे समुदायों के जो की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव बने हुए थे, लोग बने हुए थे, तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं, बैठते हैं। तो इसका मतलब गांधी जी यही बोलते हैं कि देखिए अपने देश में अभी भी कहीं ना कहीं एकता की कमी है, अभाव नज़र आ रहा है। मुस्लिमों के पक्ष के लिए जिन्ना अलग लीडर बने हुए हैं और भी कई सारे समुदाय हैं उनके लीडर अपने बने हुए हैं। तो प्रतिनिधित्व जो है हर एक बड़े समुदाय का कोई ना कोई अलग अलग ग्रुप कर रहा है, कोई लीडर कर रहा है। तो हमें पहले एकजुटता लानी पड़ेगी किसी भी बड़े आंदोलन को लागू करने के लिए, और तब जाके हम लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं, वरना अंग्रेज जो है हमारे खिलाफ कार्ड जाति और धर्म का खेल सकते हैं। इस मसले पर कांग्रेस के अंदर राय जानने के लिए एक प्रस्ताव जो है वो पारित करते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी। तो गोविंद वल्लभ पंत जी एक रिजोल्यूशन लाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी लाते हैं एक प्रस्ताव और उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को कहते हैं कि जो महात्मा गांधी जी हैं उनके विचारों के साथ थोड़ा सा आप समर्थन करिए उनके विचारों का। एकदम से अभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, तो आप आंदोलन की चेतावनी मत दीजिए या अंग्रेजों को किसी भी तरह का कुछ समय अवधि मत दीजिए कि इतने ही समय में आपको ये काम कर लेना है। चेतावनी जैसा मत दीजिए क्योंकि हो सकता है फिर वो हमारे पे काउंटर फायर करें, हमें और हमारे ऊपर और कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे दमन कर सकते हैं ताकि हम उन्हें ब्लैकमेल ना कर पाएँ, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी पता है कि हमारी सिचुएशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में थोड़ी कमज़ोर होगी और इसका फ़ायदा कांग्रेस या बाकी संगठन उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो इसी तरह का कानून और पास कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लीडर्स का मानना था और बाद में हुआ भी यही। अंग्रेज़ों ने और कड़े कड़े कानून पास कर दिए अपने देश में, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे कानून पास कर दिए कि आप खुल के विरोध भी नहीं कर सकते कि अंग्रेज़ या बाकी लोग हमारे देश से लोगों को क्यों ले जा रहे हैं लड़ाने के लिए, या फिर वो लड़ाई क्यों कर रहे हैं। आपके बोलने पर भी, आपके विचार व्यक्त करने पर भी पाबंदी लगनी शुरू हो गई थी। तो जब
सुभाष चंद्र बोस जी ने ये देखा कि मैं अध्यक्ष हूँ, इस पद पर बैठा हुआ हूँ और मेरी कोई सुन नहीं रहा है और मेरा चल नहीं रहा है, तब उन्होंने अप्रैल 1939 में जीतने के बावजूद अपने पद का त्याग कर दिया। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि उसके बाद 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहली बार बन रहे थे? नहीं, 1934 में भी बन चुके थे। ये दूसरी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष पद को संभाल रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर वो आसीन हो गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अप्रैल 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो उसके एक महीने के बाद आप देखेंगे, उसी महीने में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो 29 अप्रैल जाते जाते सुभाष चंद्र बोस जी ने पहले तो अपने पद से रिज़ाइन दे दिया 29 अप्रैल को, और उसके कुछ ही दिनों के बाद, यानी ठीक 4 दिनों के बाद 3 मई को उन्होंने माकुर, जो कि उन्नाव में स्थित है अपने उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ये भी सवाल पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस पहले किसने की? बहुत पहले ये सवाल आता था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने की। कहाँ पर की? तो अपने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है माकुर। माकुर कहाँ पर है? आपका उन्नाव में। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी और फॉरवर्ड ब्लॉक के थ्रू वो चाहते थे कि इसी को माध्यम बना के हम पूर्ण स्वराज भारत में लेकर आएंगे। पूर्ण स्वराज ही उनको चाहिए था। उनको ये डोमिनियन स्टेटस और अंग्रेजों के अंतर्गत काम ही नहीं करना था। उनका बिल्कुल क्लियर विजन था। और अगर आप पूर्ण स्वराज से भी समझेंगे तो 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि ये 1939 की हम बात कर रहे हैं, 10 साल पहले जवाहरलाल नेहरू जी का भी ऐसे ही विजन क्लियर था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और उन्होंने लाहौर में पूर्ण स्वराज का एक प्रस्ताव, रिजोल्यूशन पास किया था, आपको याद होगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी इस मामले में बहुत क्लियर थे। इसके बाद क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1939 का समय था। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, अंग्रेज बिना भारतीयों से राय लिए, किसी भी लीडर से राय लिए, जैसे कि वो पहले से सरकार चला रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि जब गवर्नमेंट हम चला रहे हैं, गवर्नर जनरल हमारा हेड बैठा हुआ है, आर्मी का हेड हमारा बैठा हुआ है, तो हम किसी से पूछ के सरकार थोड़ी चला रहे हैं, तो हमारा निर्णय होगा। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है। अब इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई सारे लीडर्स में, भले ही आपस में नहीं बनती हो, लेकिन जहाँ बात देश की थी वहाँ पे सारे लोग इस बात से नाराज़ हुए। और इसी नाराज़गी में कांग्रेस के उस समय अलग अलग प्रदेशों में और जहाँ भी सरकारें चल रही थी, उन सभी भारतीयों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसी विरोध में कि बिना हमसे राय मशवरा लिए आप कैसे भारत को भी शामिल कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात में, लड़ाई में। तो इसी मसले पर सारे लोगों ने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद जैसे ही ये स्टार्टिंग होता है, वॉर की शुरुआत होती है, तो सभी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आने लगती है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर एक मौका तलाशती है गवर्नमेंट को अपने बात में लाने के लिए। कांग्रेस गवर्नमेंट को कहती है, वाइसरॉय को कहती है कि हम आपको शर्तों के आधार पर युद्ध में समर्थन देने को तैयार हैं। आप चाहते हैं कि भारत समर्थन दे, भारत को आपने वैसे भी पार्टी बना दिया है, युद्ध में एक शामिल कर लिया है, तो हम आपको समर्थन देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, और वो 2 शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली शर्त ये है कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा एक संविधान सभा होगा, और उस संविधान सभा में बैठ के हम अपने आज़ाद भारत की रूपरेखा तैयार करेंगे। सिंपल सी बात है। वी विल चार्ट द फ्यूचर ऑफ फ्री इंडिया। ओके, ये कहना था कांग्रेस का। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये तो चलिए युद्ध के बाद की बात हम आपसे कर रहे हैं, अभी के समय इस बात को गारंटी देने के लिए कि आप युद्ध के बाद भी हमारी बात सुनेंगे, इसको सुनिश्चित करने के लिए आप अभी केंद्रीय स्तर पे एक जिम्मेदार सरकार को बनाइए। जिम्मेदार सरकार का मतलब सिंपल ये है कि गवर्नर जनरल उनकी बात सुनेंगे, जो वहाँ पर मंत्री परिषद में लोग बैठे हुए हैं। तो जो आज के राष्ट्रपति जी का काम होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्री परिषद का समूह है, जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, उनके राय मशवरा पे राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से, मतलब उस हिसाब से कार्य करते हैं, बिल को साइन करते हैं, अधिनियम में बदलते हैं। ठीक वही काम जो है गवर्नर जनरल को भी करना पड़ेगा। गवर्नर जनरल को भी इस तरह का काम करना पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस का कहना था। अब अंग्रेजों को ये लगा कि हमारा सिचुएशन थोड़ा सा डगमगा गया, और यहाँ पर कांग्रेस जो है हमारे मौके का फ़ायदा उठाना चाह रही है। अब वो हमें बताएगी कि हम देश आज़ाद कि हम युद्ध के बाद क्या करें और अभी क्या करें।
तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल जो है भारत के ऊपर वो कमज़ोर करना चाहती है कांग्रेस। और अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि युद्ध के ऐसे समय में भारत उनसे छूट जाए, क्योंकि भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी था। उन्हें यहाँ से पैसा, राजस्व, लोग, लड़ने के लिए व्यापार, सब कुछ मिलता था। तो भारत पे वो अपनी पकड़ कमज़ोर नहीं करना चाहते थे। जब समय बीत गया, 1939 की बात थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिली वर्धा में। वर्धा महाराष्ट्र में है आपका। और वहाँ पर इन लोगों ने विचार करने के लिए कि ऐसे सिचुएशन में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और भारत को शामिल कर लिया है अंग्रेज़ों ने, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या उसमें हमारा क्या कदम उठना चाहिए, हम एज अ कांग्रेस क्या कर सकते हैं। इस पर इस पे हमें थोड़ी सी राय पता होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी की जब बात आई, महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें सपोर्ट करना चाहिए बिना किसी शर्तों के अंग्रेज़ों को, क्योंकि उनका ये कहना था कि अंग्रेज़ जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हिटलर जैसे लोग जो हैं वो फासिस्ट हैं। वो ऑटोनॉमी मतलब वो चाहते हैं, ऑटोक्रेटिक रूलर हैं, वो चाहते हैं कि एक इंसान का ही हाथ में सारी पावर हो, उस हिसाब से सरकार चले। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि इनका कारण सही है अंग्रेज़ों के लड़ाई करने का, वो फासिस्ट और ऑटोक्रेटिक जैसी ताकतों को रोकना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें बिना किसी शर्त के अंग्रेज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। महात्मा गांधी जी की सोच से बहुत कम लोग मानने को तैयार थे, बहुत कम लोग इत्तेफाक रखते थे। उसके बाद बात आई सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस जी की सोच वैसे ही कंसिस्टेंट, अपने आप भी उस सोच पे टिके हुए थे कि हमें तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देना चाहिए। अंग्रेज इस समय बड़े कमज़ोर स्थिति में हैं और यही समय है अपने देश को आज़ाद कराने का, तो हमें एक बड़ा आंदोलन छेड़ देना चाहिए। जब बात जवाहरलाल नेहरू जी की आई, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम युद्ध में तो शामिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के लोकतंत्र को बचाने के लिए युद्ध में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अपने देश में हमें खुद ही लोकतंत्र नहीं मिला हुआ है। तो मतलब आप दूसरे के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो कि वही अधिकार आपको खुद नहीं मिला हुआ है। तो आप कैसे दूसरों के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं? तो हमें वॉर में किसी भी तरीके से शामिल नहीं होना चाहिए और अंग्रेज़ों को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सिचुएशन ऐसा है कि हमें अंग्रेज़ों की कमज़ोरी का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। तो उनका जो सोच था, जो स्टैंड था इस समय, वही कांग्रेस का भी लगभग स्टैंड हुआ। वही कांग्रेस भी उसी चीज़ को समर्थन करते हुए नजर आई कि ना ही हम अंग्रेज़ों को सपोर्ट करेंगे और ना ही हम अंग्रेज़ों के इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कोई बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। तो यही कांग्रेस का फाइनल एक वर्धा कमेटी में रिजोल्यूशन प्रस्ताव रहा। तो कांग्रेस ने यही कहा कि कांग्रेस ने युद्ध का समर्थन नहीं किया, इसने अंग्रेज़ों से, लेकिन अंग्रेज़ों से ये ज़रूर कहा कांग्रेस ने कि आप ये हमें बताइए कि आप युद्ध लड़ क्यों रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस वो बात निकलवाना चाहती थी अंग्रेज़ों से कि आप युद्ध लड़ने का आपका कारण है क्या। अगर ये लोग कहते कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो वो सीधे कहते कि जहाँ पर आप बैठे हैं, जिस भारत देश में आप बैठे हुए हैं, वहीं के लोकतंत्र का आपने हनन करके रखा हुआ है। तो दूसरे जगह का, तो दूसरे देशों के लोकतंत्र को बचाने के लिए आप कैसे लड़ रहे हैं? पहले जहाँ पर हैं वहाँ पे तो आप लोकतंत्र दीजिए। इसलिए उन्होंने गेम खेला। दूसरी चीज़, उनके इरादों और लक्ष्यों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से बोला कांग्रेस ने। अब वाइस रॉय जो लिन लिथ गो थे, वो थे वाइस रॉय। उनको लग रहा है कि हम इतने ताकतवर, हमारी इतने जगह पे कॉलोनी है, भारत कॉलोनी है, इन लोगों को हम बताते फिरें कि हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं, हम तो खुद ही महाशक्ति हैं। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं बताने वाले, क्योंकि उनको चाल पता था कि वो फंस जाते हैं। तो उन्होंने बोला हम नहीं बताने वाले हैं कि हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं। बस उन्होंने ये भी बोला कि हमारे ऊपर अटैक, हमारे ऊपर जो अग्रेशन है, जो हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हम बस उससे अपने आप को बचा रहे हैं। इस तरीके की उन्होंने इनडायरेक्ट बात कर दी। और उन्होंने ये भी बोला कि युद्ध को लेके शामिल होना है या फिर जो भी बातें आगे की हैं, उसमें वो रियासतों से और विभिन्न जो समुदाय हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे। वो कम्युनिटीज़ का, समुदाय का, धर्म और जाति के आधार पे कार्ड इसलिए खेलते थे क्योंकि अगर ये सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका यहाँ भारत में टिकना नामुमकिन हो जाएगा। तो वो हमेशा उसके कार्ड को खेलते थे। अंग्रेज़ों की तरफ से जब कांग्रेस को कोई खास परामर्श नहीं मिला, उनको लगा कि हम सिचुएशन का ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं, तब मार्च 1940 रामगढ़ के सेशन में, रामगढ़ का सेशन होता है झारखंड में, कांग्रेस उस समय, उन कांग्रेस की उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे उस अधिवेशन की, वो थे अबुल कलाम आज़ाद जी। तो अबुल कलाम आज़ाद जी ने बोला कि देश आज़ादी जो है वही अभी हम सबसे प्रिय है और उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। वो नॉन नेगोशिएबल गोल है, मतलब हम उससे किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करने वाले हैं, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं।
हमारा बस एक ही लक्ष्य है कि अब हमारा देश आज़ाद होना चाहिए। और यही बात 1940 मार्च 1940 में दोहराई गई कांग्रेस की तरफ से, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी कर रहे थे। जब कांग्रेस का ये स्टैंड सामने आया कि कांग्रेस आखिर कह क्या रही है, उसका रुख है क्या, कांग्रेस का रुख स्पष्ट होने के बाद कि अब तो वो पूर्ण आज़ादी चाहते हैं, उससे नीचे कुछ भी नहीं चाहते हैं, तब मुस्लिम लीग ने भी तुरंत अपनी मीटिंग बैठाई मार्च 1940 में लाहौर में और एक प्रस्ताव पारित किया। और ये बड़ा ऐतिहासिक प्रस्ताव था, उन्होंने पाकिस्तान बनाने की बात कर दी। तो मार्च 1940 में लाहौर के सेशन में, अधिवेशन में, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की बात कर दी। और उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए इस तरीके से बात की कि जो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसमें स्वायत्त और संप्रभु राज्यों के निर्माण का आह्वान किया कि जहाँ जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, जहाँ भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वो सबको एकजुट किया जाए, उनको एक देश का स्वरूप हम देंगे, उसको एक देश का स्वरूप दिया जाए और उसे ही हम पाकिस्तान बोलेंगे। इस तरह की बात मुस्लिम लीग ने लाहौर के अधिवेशन में कर दी। अब बात यह है कि समय एक साल बीत गया और कांग्रेस की तरफ से और बाकी जो क्रांतिकारी लोग, जो भी अपने नेशनलिस्ट लोग थे, उनकी तरफ से किसी भी तरह का सहयोग जो है वो अंग्रेज़ों को नहीं मिला। एक साल की लड़ाई के बाद बेल्जियम, फ्रांस, सभी की हालत ख़राब हो गई और हिटलर की सेना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। हिटलर की जीत को देखते हुए यूएसए और बाकी देशों का दबाव यूके पे, ब्रिटेन पे पड़ा कि आप भारतीयों से मदद लीजिए, उनको शामिल कीजिए युद्ध में, और वो तभी शामिल होंगे लड़ाई में या हमें सहयोग करेंगे जब वहाँ के जो बड़े बड़े लीडर हैं, भारतीय लीडर हैं, वो जब बोलेंगे तभी लोग शामिल होंगे। तो अगस्त में फिर एक ऑफ़र दिया अंग्रेज़ों ने, 1940 में प्रस्ताव दिया। उसमें एक अगस्त प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं, तो लिन लिथगो ने फिर से एक ऑफ़र दिया भारतीयों को। उसमें बोला कि हम आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं। अब देखिए, ऑफ़र में इनके पास वही घिसा पिटा चीज़ है, ये डोमिनियन स्टेटस की बात फिर लेकर आ गए कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने को तैयार हैं, यही भारत का लक्ष्य होगा। दूसरा, उन्होंने थोड़ा लालच दिया कि वाइस रॉय की जो कार्यकारी परिषद है, मतलब उस समय के मंत्री मान लीजिए केंद्रीय स्तर के, उसमें हम भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल करेंगे। यानी उसमें अगर आप मंत्रियों की संख्या देखेंगे तो अधिकांश आपको अब भारतीय ही नजर आएंगे, मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस नजर आएंगे, जो कि अलग अलग पार्टी से होंगे। तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा कि कुछ बड़े बड़े पार्टी हैं, किसी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम उनको ले लेते हैं, मंत्री बना लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका सपोर्ट तो हमें मिल जाएगा। तो एक तरीके से उन्होंने ये लालच फेंका। तीसरा, उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद आपको क्या चाहिए था, संविधान सभा चाहिए था, हम आपको संविधान सभा देने को तैयार हैं, जहाँ पे भारत का भविष्य जो है वो मुख्य रूप से भारतीय ही निर्णय लेंगे उसके ऊपर। और चौथा था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। अब देखिए, उन्होंने एक बात ये कह दिया, एक थोड़ा सा गेम खेला। उन्होंने गेम ये खेला कि कोई भी, उनके पास गेम खेलने के लिए ऑप्शन था। उन्होंने देखा कि मार्च 1940 में कांग्रेस का जो रुख है वो ये है कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम लीग है उसने भी मार्च 1940 में एक प्रस्ताव पारित किया लाहौर में और बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो पाकिस्तान वाला कार्ड, एक एंगल हमेशा अंग्रेज़ों को मिल गया कि हम हिंदू मुस्लिम का धर्म का कार्ड हमेशा खेल सकते हैं। और ये उनके लिए एक्का की तरह था कि जब जब कांग्रेस सोचेगी कि हम उसके हाथ में शक्ति दे दें, तो हम, ये अंग्रेज़ों ने कहा कि हम इस तरीके से जताएंगे कि जो माइनॉरिटी वर्ग है आप उसको भी कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसको भी आप शामिल कीजिए अपनी सोच में, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने धर्म का कार्ड खेला और अल्पसंख्यकों को लेकर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण होगा, कोई भी भविष्य का संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नहीं अपनाया जाएगा। तो उन्हें पता था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में खाई काफ़ी हो गई है, वो दोनों आपस में बैठ के जल्दी बात करने वाले हैं नहीं, तो हम सीधे ये बात रख देंगे, हित अपना दिखा के, अल्पसंख्यकों के प्रति अपना हित दिखाएंगे कि हम, मतलब अल्पसंख्यकों के प्रति अपना ये दिखाएंगे कि आपकी हित की हम रक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने ये कार्ड धर्म का खेल दिया कि कहीं कहीं भी, कभी भी अगर आप चाहते हैं कि कोई संविधान आप बना रहे हैं और हम अपना लें उसको, कि वही ठीक है, चलिए अंग्रेज़ों की तरफ से स्वीकृति मिल जाएगी कि ये भारत का संविधान है, तो उसमें अल्पसंख्यकों की भी मंजूरी मिलनी चाहिए। तो ये अगस्त ऑफर है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद लॉजिकली क्या होगा, आप सोचिए। कांग्रेस की जब बात आएगी तो कांग्रेस जाहिर सी बात है कि हिंदू मुस्लिम के कार्ड को काटेगी। वो बोलेगी कि नहीं, आप ये गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप धर्म का कार्ड मत खेलिए। और डोमिनियन स्टेटस पे वो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस किसको चाहिए अब। 1940 आ गया, 1928 में डोमिनियन स्टेटस को अपनाने से मना कर दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने और सुभाष चंद्र बोस ने। और मार्च 1940, यानी कि ये अगस्त में प्रस्ताव दे रहे हैं, उसके 4-5 महीने पहले, जब मार्च में 5 महीने पहले जब मार्च में मीटिंग हुई थी, तब का
उस समय ये हिसाब था कि इन लोगों ने मना कर दिया था। इन लोगों ने कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें साफ साफ बोल दिया कि हमें पूर्ण आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए, तो डोमिनियन स्टेटस अब किसी को चाहिए ही नहीं। ये वो चेक है जो एक्सपायर्ड हो चुका है, अब किसी को नहीं चाहिए। तो उस पर कांग्रेस नाराज़ होगी और मुस्लिम लीग थोड़ी सी खुशी दिखाएगी कि चलिए आपने हमें वीटो दिया है, वीटो पावर दे दिया। क्योंकि अगर हम नहीं राजी होंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस किसी भी समुदाय के साथ मिलके, या कांग्रेस कितना भी बढ़िया संविधान बना ले, अंग्रेज उसे नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को पता है कि हम जो है अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हम नहीं मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज भी नहीं मानेंगे। तो अंग्रेजों ने थोड़ा सा उनको वीटो पावर जैसा आभास दिलाया। अब इसके बाद ही हम देखेंगे आगे की कहानी, जिसमें हम पढ़ेंगे फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है। लोग अपने स्तर पे सत्याग्रह करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेज उनकी बहुत सारे अधिकारों का हनन कर देते हैं। ख़ास तौर पे अंग्रेज ये भी बैन लगा देते हैं, इस बात पे भी अंग्रेज जो हैं वो कठोरता से इस बात का पालन करते हैं कि लोग युद्ध के खिलाफ, हमारे खिलाफ युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ बोल भी ना पाए कि आखिर ये युद्ध छिड़ा तो अंग्रेज़ क्यों भारतीयों को ले जा रहे हैं, क्यों जुल्म ढा रहे हैं। उनके बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो इस पाबंदी के खिलाफ, बोलने की पाबंदी के खिलाफ इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद हम देखेंगे आगे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, और उसके बाद हम आगे और भी पॉइंट देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम आगे उसके बाद बढ़ें और कैसे कैसे देश विभाजन की तरफ बढ़ता चला गया। तो आगे की जो वीडियोस हैं हिस्ट्री में, 2-3 वीडियोस इसको कंटिन्यू करते हैं 1947 तक, जब तक अपना पूरा ना हो जाए। करंट अफेयर्स का भी वीडियो साथ साथ आप लोगों को मिलता चलेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।